Hello and welcome to Ramanujan's Institute. This is me, Shahnawaz Khan. So today I'm going to discuss the newspaper articles of The Hindu, The Indian Express, Tripura Times, Tripura Observer of first week of February. आप लोगों को पता है कि TPSC एंड स्पेशली TCS TPS एंड TPSC कंबाइंड में जो पैटर्न हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे थे, जो कि कंबाइंड टू मेंस में एंड TCS TPS मेंस में, उससे हम लोगों को ये पता पड़ गया कि TPSC हैज़ चेंज्ड इट्स पैटर्न ड्रास्टिकली. दैट मीन्स आपको अगर मेंस में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको ये न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा. एंड इस न्यूज़पेपर से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन अकॉर्डेंस विथ आवर सिलेबस, उसको अच्छे से सेग्रीगेट करके उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बहुत अभी इम्पोर्टेंट हो गया. सो इसीलिए रामानुजन्स इंस्टीट्यूट ने ये इनिशिएटिव लिया कि फ्री में स्टूडेंट ऑफ त्रिपुरा जो भी है, त्रिपुरा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये फ्री में प्रोवाइड करने के लिए. सो हम लोग एज ऑफ नाउ वीकली आपका जितना भी आर्टिकल्स है ये हम लोग पब्लिश करेंगे. एंड इसका जो PDF है ये आपको हमारा कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में आपको लोगों को मिल जाएगा. So, as you know, Ramanujan's Institute provides coaching for TPSC Combined, TCS TPS Grade 2, Railway, SSC GD, TET 1 and TET 2, Banking and all other competitive exams. We are happy to announce you that we are starting new batches for TPSC Combined and TCS TPS from first week of April. So, those who are interested in classroom lecture as well as online lecture, you can contact in this number given below. Our social media presence, you can download this PDF at the comment section. Will provide you the link, as well as we have our app in our Google Play Store. You just need to type Ramanujan's Institute. There you'll find our app. You can download it and you can avail our online classes. We have also our presence in Telegram channel. You will find the link given in the description. Here you will find all the updates regarding various competitive exams as well as current affairs. ये है आज का कंटेंट्स जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जो हम लोग को इम्पोर्टेंट लगा फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस अदर सेक्शंस जो हम कवर करने जा रहे हैं. इन टोटल देयर आर 7 टॉपिक्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, डेमोग्राफी डिविडेंड. This is from infrastructure, that is from Indian economy, and this is also from health, that is a section mentioned in GS paper 4, that is Indian economy. So move on to the next slide. Okay, ये है आज का पहला टॉपिक. देखिए फर्स्ट टॉपिक में क्या है कि 3 फुल टाइम 1 पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड. ये जो टॉपिक है इसको हम हमारा जो GS पेपर है TCS TPS का, उसका GS पेपर 4 सेक्शन B5 में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. ये है इसका टॉपिक, दैट इज फाइनेंस कमीशन गिवन इन आवर सिलेबस. सोर्सेज द इंडियन एक्सप्रेस. एंड इस टॉपिक से इस बार TCS TPS में इसमें क्या क्वेश्चन आया था, देखिए. एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन विथ क्रिटिकल असेसमेंट. ये क्वेश्चन दिस ईयर TCS TPS में आया था 14 मार्क्स का. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. नाउ फाइनेंस कमीशन, एज वी नो फाइनेंस कमीशन इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन in Article 280. Here is the Article 280 of the Indian Constitution. What is the purpose of this Finance Commission? Finance Commission का purpose होता है कि जो टैक्स होता है, ठीक है, उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. एक हो गया आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन
और दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है देखिए, रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स का, जो शेयर होगा वो कितना परसेंट होगा, इसको कौन रिकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन। ओके, सेकेंड क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमंग्स द स्टेट देमसेल्फ। दैट मीन्स एक स्टेट एंड दूसरा स्टेट, कि एक स्टेट में कितना परसेंट टैक्स जाएगा, दूसरा स्टेट में कितना परसेंट टैक्स शेयर होगा, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे साउथ इंडियन स्टेट हमेशा बोलते कि दे कंट्रीब्यूट मोर बट इन अकॉर्डेंस उनको कम टैक्सेस शेयर मिलता है। सो that is vertical distribution between the state and the center, horizontal distribution among the states. Okay, so this is the prime difference between vertical distribution and horizontal distribution. Now जो 15 फाइनेंस कमीशन, सॉरी जो 14 फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो भी टैक्स आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस टैक्स का 42% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर करेगा। ओके, तो बट प्रेजेंटली 41% शेयर होता है। 1% किस लिए शेयर नहीं होता है, because 1% is to provide for the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of the center. So in general, according to 14 Finance Commission क्या बोला है कि जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका 42% क्या करना है, स्टेट के साथ शेयर करना है। दैट मीन्स स्टेट को एलोकेट करना है। ओके, there is some horizontal division, further explanation. Now move on to the next slide. What are the other functions of finance commission? The other function of the finance commission क्या है देखिए, एक तो हो गया आपका जो मैंने बोला ऑलरेडी कि कितना टैक्स शेयर करना है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। अदर देन क्या है कि स्टेट्यूटरी ग्रांट इन एड, दैट इज एड देन लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सम बैकवर्ड स्टेट को क्या करते हैं, और फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट और एनी अदर सेक्शन, उस ऐसे स्टेट को डेवलपमेंट के लिए क्या करते, कुछ ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करता है। ओके, सेंटर। तो ये मेंशन है आर्टिकल 275 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो दिस इज नोन एज जनरल ग्रांट एंड स्पेसिफिक ग्रांट, right? Specific grant, that means welfare of the tribals in scheduled areas in state of Assam, and general grant में क्या है, to needy state having shortfall in revenue or disaster relief for local bodies. That means some state like those who are backward state, उनको थोड़ा extra support देना है, grants देना है। Other function क्या है, suggest the measure needed to augment the consolidated fund of the state. Consolidated fund में जो जो कुछ recommendation करना है वो भी फाइनेंस कमीशन क्या करता है, थ्रो स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रो रिकमेंड करता है फॉर द टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड, एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ओके, सो हमको पता है कि फाइनेंस 15 जो फाइनेंस कमीशन है वो 2021 में ख़त्म हो गया। सो अभी नया फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन को 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो अभी लागू होने वाला है। सो जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसका वो कौन हेड, लाइक हु वाज द हेड ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन, इट वाज इकोनॉमिस्ट N.K. Singh. ओके, एंड सजेस्टेड 41% टैक्स डिवोल्यूशन ऑफ द स्टेट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ व्हाट आर द करंट, आपका जो करंट न्यूज़ क्या है रिलेटेड टू दिस। द गवर्नमेंट हैज स्टेटेड द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग the members of the 16 Finance Commission. Who is the head or chairman of the 16 Finance Commission? It will be the economist Arvind Panagaria. Okay, Panagaria. The 16th Finance Commission is expected to submit its recommendation by October 31st, 2026, covering an award period of 5 years beginning April 11, 2026. अच्छा, मैंने एक पहले स्लाइड में एक ये बोला था, गलत बोला था कि 15th Finance Commission is going to end on 2026. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2021। 14 फाइनेंस कमीशन था कि आपका 16 को लेके 16 से लेके 21 तक, 21 से 26 हो गया आपका 15 फाइनेंस कमीशन है। 16 फाइनेंस कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिकमेंडेशन बाय October 31st, 2025 एंड it covering an award period of 5 years beginning from April 1st, 2026. Okay,
Now, who are the other members of 16th Finance Commission? Former Finance and Expenditure Secretary Ajay Narayan Jha, who was also the member of the 15th Finance Commission, has been appointed as full-time member along with Annie George Matthew, former Special Secretary in Department of Expenditure, and Niranjan Rajadhaksha, Executive Director of Earth Global. These are the other members of the 16th Finance Commission. And who will be the chairman? Arvind Panagria. These are very important question exam from exam point of view. Okay, this is all about the 16th Finance Commission. This is very important topic as it has included in our mains syllabus. Now move on to the next slide or next topic, that is from international relation. So we can connect this topic to our GS paper 4, that is relation of India with neighboring countries, section D 3. Okay, this is the syllabus which have in our TCS TPS main syllabus. Source is the Indian Express, and from this topic this year in TCS TPS mains exam क्या क्वेश्चन आया था देखिए आप लोग. Examine India's neighborhood first policy and its implications for the country's diplomatic priorities in respect of existing allies of India. ये क्वेश्चन आया था इस बार मेंस में. And what is the news? Bhutan gets lion's share in Ministry of External Affairs Development Aid. That means Ministry of External Affairs Development Aid में सबसे ज़्यादा भूटान को एड मिला है. ना हम लोग माइन्यूटली चेक करते कि इस आर्टिकल में क्या है. देखिए, नेबरहुड फास्ट पॉलिसी इन बजट 2024. इंडियाज नेबरहुड फास्ट पॉलिसी ये क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पढ़ना पड़ेगा क्या है इसमें. इट इज पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. इट इज इनिशिएटेड बाय पीएम मोदी. It is a part of India's foreign policy that actively focuses on improving ties with India's immediate neighbors, which is being termed as neighborhood first policy in the media. Immediate neighbors, okay, like you can more specifically we can say SAARC nations, SAARC countries, SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. Okay. It was started well by inviting all heads of state, heads of government of South Asian countries in his inauguration of PM Modi first term that started in 2024. आप लोगों को याद है कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे इन द ईयर 2014, तब उनका जो इनोग्रेशन और ओथ टेकिंग सेरेमनी था उसमें उन्होंने सार्क जितने भी सार्क नेशन का हेड है उनको इनवाइट किए थे, इनफैक्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान. ओके, सो ये जो नेबरहुड पॉलिसी ये किन्होंने इनिशिएटिव लिया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने. नाउ इंडियाज नेबरहुड फास्ट पॉलिसी, इसमें इनिशिएटिव क्या क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव आज तक लिया गया है? एक हो गया देखिए, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अक्रॉस सार्क नेशन. India proposed a SAARC motor vehicle agreement during the 18th SAARC summit in Kathmandu in November 2014. Very important point. इसमें और एक पॉइंट है देखिए, दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द मेंबर स्टेट अलाउिंग द व्हीकल्स ऑफ अदर मेंबर स्टेट टू प्ले इन देयर टू प्लाई इन देयर टेरिटरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर्स. दैट मीन्स कार्गो एंड पैसेंजर्स के लिए फ्री मूवमेंट अमंग दिस कंट्रीज. ओके, सो दैट ट्रेड का बढ़ापा, लाइक जो ट्रेड है उसका इंक्रीज हो इन फ्यूचर. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या है देखिए, सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट. मोदी जी ने ये प्रॉमिस किया था कि सार्क नेशन के लिए एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे. सो इसके अकॉर्डिंग डिजाइन GSAT 9, also known as SARC satellite, is a geostationary communication and metrology satellite operated by the ISRO for the South Asian Association for Regional Cooperation region. That means only for this SARC region. ये जो SARC satellite project है, ये याद रखना आपको, ये excluding पाकिस्तान है. Okay, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने मना कर दिया इसमें शामिल होने के लिए. इनफैक्ट ये एग्रीमेंट भी एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान है. पाकिस्तान प्लेइंग ए स्पॉइल स्पोर्ट. क्या पाकिस्तान कैसे हर इनिशिएटिव में ये बाधा डाल रहा है, थोड़ा देख लेते हैं.
Pakistan did not allow both this project to get accepted at SAARC. Already हमने बोला पिछले स्लाइड में. Pakistan intensified cross-border terrorism in 2016 Pathankot and Uri attack. आप लोग हम सबको पता है कि पाकिस्तान कैसे cross-border terrorism को फैलाता है. Since then, India adopted a policy of isolating Pakistan in South Asia. India abandoned SAARC and emphasized on other sub-regional groupings. Sub-regional means SAARC minus Pakistan. बहुत important point है ये सब रीजनल नेम मीन्स क्या है? सार्क माइनस पाकिस्तान. पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया. इसमें से कुछ एग्जांपल्स है कि व्हाट आर द इंडिया सब रीजनल कोऑपरेशन. एक नंबर पे देखिए, इन द ईयर 2017 इंडिया लॉन्च्ड सार्क सैटेलाइट विदाउट पाकिस्तान. ओके, GSAT-9 जो मैंने पिछले स्लाइड में बोला था. BBIN, that is Bangladesh, Bhutan, India and Nepal motor vehicle agreement has been signed. However, Bhutan is now not willing to implement it fearing environmental concern. ये भी इनिशिएटिव लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने. अदर रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक BIMSTEC. BIMSTEC आप लोगों को पता है, इट्स ए 7 nations cooperation organization. The full form of BIMSTEC is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. इन टोटल इसमें 7 कंट्रीज है, 5 फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है एंड श्रीलंका. एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दैट इज म्यांमार एंड थाईलैंड. ओके, इट्स ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन comprising 5 countries, that is BIMSTEC. Another organization which is known as SASEC. SASEC का full form क्या है? South Asia Sub-Regional Economic Cooperation. That does not include Pakistan, is being emphasized by India. Why Pakistan is playing a spoil sport? हमने already discuss कर लिया because of this reason. And India is planning a sub-regional cooperation excluding Pakistan by organizing these groupings like BIMSTEC and SASEC. Okay. Now, regarding this neighborhood first policy, what have included in budget 2024? एक बार हम लोग देख लेते हैं. The external affairs minister allocated with the external affairs minister, please comment में हमको बताइए कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है इंडिया का. A total of rupees 22,154 crore for the 2024-25 fiscal in the interim budget. A part of the fund will be used for providing development aid to the neighbor countries in line with India's neighborhood first policy. Okay, this comes under the India's neighborhood first policy. The largest share of aid portfolio for 2024-25 went to Bhutan with an outlay allocation of 2068 crore rupees. ये important, यहाँ से MCQ question बन सकता है. Nepal would be provided rupees 700 crore. Maldives has been capped at 600 crore. The allocation for Chabahar port has also been maintained at rupees 100 crore, underlining India's focus on connectivity project with Iran. आप लोगों को पता है ये जो चाबार पोर्ट है, it is the only Iranian port with direct access to the Indian Ocean, being close to Afghanistan. Okay, so this all about the neighborhood policy which mentioned in Indian budget of 2024, that is interim budget of 2024. This topic is very important from our exam point of view. अभी जो थर्ड हम लोग का जो टॉपिक है, दैट इज इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू. ये भी नेबरहुड पॉलिसी, नेबरहुड कंट्रीज, रिलेशन ऑफ इंडिया विद नेबरहुड कंट्रीज के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, कि श्रीलंका के साथ इंडिया का जो इशू है, आप लोग लाइक ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि व्हाट अबाउट द इंडिया श्रीलंका इशू, लाइक श्रीलंका इंडिया श्रीलंका रिलेशन, एंड व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स और what are the problems facing in order to make a better relation. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इंडिया श्रीलंका इश्यूज
बहुत लाइक द रिलेशन बहुत पुराना है. सो उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो करंट इश्यूज है दैट इज इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू. क्या है करंट न्यूज़ में, थोड़ा देखिए. रिसेंटली सम ऑफ द इंडियन फिशरमैन हु क्रॉस्ड मैरीटाइम बाउंड्री वेर अटैक्ड बाय मैरीटाइम एजेंसीज ऑफ श्रीलंका. हम लोगों को पता है कि लाइक इंडियन फिशरमैन हमेशा इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके जो मैरीटाइम बाउंड्री होता है श्रीलंका का उसमें घुस जाते हैं फॉर फिशिंग के लिए. Fishermen of India, mostly from Tamil Nadu, crosses the maritime boundary and enter into Sri Lankan water. They are arrested by Sri Lankan authorities. This creates tension between India and Sri Lanka. What are the reasons behind this? Indian fishermen entering into Sri Lankan water. एक है Sri Lankan water is more rich in fishes. एक कारण ये है. दूसरा है कच्चातीभू आइलैंड एंड तीसरा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. इसको हम फर्दर डिटेल में एनालाइज किए हैं. नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा देखते हैं क्या है कि किस लिए ये इंडियन फिशरमैन श्रीलंकन वाटर में घुस जाते हैं हमेशा. एक नंबर क्या है, श्रीलंकन वाटर इज मोर रिच इन फिशेस. आप लोगों को पता है कि श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा है बहुत दिनों से. वो अल्टीमेटली आपका 21st सेंचुरी में ख़त्म हुआ के. So it's ran for nearly 4 decades. Okay, that means nearly 40 years. So because of this civil war, not much fishing for the purpose of domestic consumption export was done in the Sri Lankan side. Civil war के कारण कोई not that optimum level के साथ आपका कोई fishing activities नहीं दिखा गया श्रीलंका में. While Indian fishermen kept on extracting. So fisheries resources in unsustainable manner by using trawlers and dynamite fishing. Thus now Sri Lanka water is more rich in fishes. इसके कारण जो इंडिया का जो फिशरमैन है उन लोगों ने इंडिया का जो कोस्ट है इनमें ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर लिया. फिशिंग एक्सप्लॉइट मतलब इतना फिशिंग किया कि इसमें अभी द नंबर्स ऑफ फिशेस हैज बिकम डिक्रीजिंग डे बाय डे. बट ड्यू टू सिविल वॉर ये रीजन में क्या है उतना फिशिंग एक्टिविटीज नहीं हुआ. तो इसी कारण क्या होता है इंडिया का फिशरमैन जो भी है दे एनक्रोच टू द श्रीलंकन टेरिटरी फॉर बेटर फिशिंग. ओके, दूसरा कारण क्या है, कच्चाटीबू आइलैंड. ये कच्चाटीबू आइलैंड जो है ये थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड है था एक टाइम में. बट इंडिया गवर्नमेंट ये कच्चाटीबू आइलैंड एक टाइम में इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने ये श्रीलंका को एक टाइम में गिफ्ट कर दिया था. व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट? इंडियन श्रीलंका टीम demarcated their international maritime boundary line as a result of agreement conducted between these two countries in 1974 and 1976. As a result of this agreement, India conceded Kachatibu Island to Sri Lanka, which was earlier under possession of India. Already मैंने बोला है. ये जो Kachatibu Island traditionally has been used by Tamil Nadu fishermen to dry their nets and sort their fishes. Because of the significance of this island for fishermen of India, the fishermen often cross international maritime boundary line to reach this island. तो ये island क्यों दिया गया? ये island इन 74-76 में क्यों इंडिया गवर्नमेंट श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया एक टाइम में जो इंडिया के अंडर कंट्रोल में था? इसका जो कारण है यहाँ पे मेंशन किया है, देखिए कि why this island was conceded to Sri Lanka. After the 1974 nuclear test, that is Operation Smiling बुद्ध के नाम पे ये जो कंडक्ट किया गया था इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, India was under enormous international pressure and there was a need to garner support from neighbors. Sri Lanka was to host the Non-Alignment Movement Summit in 1976, and it was likely that President of United Nations General Assembly may be from Sri Lanka. Okay. Thus, Indira Gandhi quickly signed an agreement with Sri Lanka and ceded the territory without any discussion with the Indian people or parliament, mainly to garner support from Sri Lanka. अभी समझ में आ गया आप लोगों कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर ऑपरेशन किया था तो तब इंटरनेशनल जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस था, कंट्री था, उन्होंने इंडिया को बहुत लताड़ा अच्छे से. तो टू गार्नर द इंटरनेशनल सपोर्ट, जो कि नाम सबमिट एंड जो श्रीलंका उस साल 1976 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट
प्रिसाइड करने वाला था। इसी कारण श्रीलंका का सपोर्ट पाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, दैट इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये आइलैंड श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया। Why Indian fishermen enter into Sri Lankan water? And जो third important जो aspect है, that is continental shelf. The continental shelf of Tamil Nadu coast is narrow. It is more extended in the direction of Sri Lanka. Since more fishes are found only on continental shelf, thus Indian fishermen kept on entering into Sri Lankan side. This is another reason. Now, what are the solutions? Solution given here. You can write this solution in your mains answer also. India needs to find alternative means of livelihood for Tamil Nadu fishermen so that they don't encroach into the Sri Lankan maritime boundary. Unsustainable method of fishing like dynamite fishing and trawlers should be banned to revive fish population in Indian side. Third क्या है, extra deployment of navy and coast guard to restrict Indian fishermen from entering into Sri Lankan waters. And fourth, already a joint working group between India and Sri Lanka has been established to resolve fishermen issues. These are the some solutions. You can write it in your mains paper. अभी हम हमारा नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो टॉपिक है इसको हम किस टॉपिक के साथ, हमारा मेन सिलेबस के किस टॉपिक के साथ हम इसको कनेक्ट कर सकते, देखिए ये जीएस पेपर 3 दैट इज इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें सेक्शन B3 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। सोर्स किसका है ये, इसका सोर्स है द हिंदू। देखते इस आर्टिकल में क्या है। व्हाट आर द करंट न्यूज़? करंट न्यूज़ ये है कि RBI has recently released a report titled Finance of Panchayat Raj Institutions. The report highlighted the significance of financial autonomy of panchayat. That means ये क्या significance है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पंचायती राज को देने का। की फाइंडिंग्स, RBI study noted that panchayats earn only 1% of their income through taxes, with the rest being sourced from central and state grants. आप लोगों को पता है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है दैट इज़ ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी जो भी है दैट इज़ अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है कि उसको डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि दैट इज़ गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल। दैट मीन्स गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल से पहुंचाना है। दैट मीन्स जो भी वेलफेयर स्कीम्स है वो ग्रास रूट लेवल को जाके पहुंचे, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये जो पंचायती राज का जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये बहुत कम है। मैक्सिमम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिपेंड्स अपन द सेंट्रल एंड द स्टेट फाइनेंस। तो इसी को लेके ये आर्टिकल है मेनली। तो क्या फाइंडिंग क्या है कि ओनली जो पंचायत स्टडी नोटेड दैट पंचायत अर्न ओनली 1% ऑफ देयर इनकम थ्रू टैक्सेस। जितना भी उनका 100% उनका जो फाइनेंस का जो सोर्स है उसमें ओनली 1% ये टैक्स के थ्रू अर्न करते हैं। 2 नंबर पॉइंट में क्या है, पंचायत हैविंग मोर फंक्शनल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी परफॉर्म वेल ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। जो ये दिखा गया कि फंक्शंस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अगर दिया गया है मतलब जिस जिस जगह पे पंचायत को वहाँ पे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सैनिटेशन में अच्छा परफॉर्म किया है दोज पंचायत। RBI uses devolution index prepared by Ministry of Panchayat Raj to check whether these better performing state also have greater autonomy at the panchayat level. For example, Kerala has high devolution score and low IMR, and reverse is true for Assam. That means ये दिखा गया है दिस फ्रॉम दिस फाइंडिंग ऑफ RBI, जो RBI ने एक रिसर्च किया है उससे ये फाइंडिंग्स आया है कि जिस जगह पे जिस स्टेट में फिनेंशियल ऑटोनॉमी पंचायती राज को ज़्यादा दिया गया है वहाँ पे पंचायती राज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, सैनिटेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिवोल्यूशन इंडेक्स क्या है ये आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये आप लोग जैसे पॉलिटी में पढ़ोगे वैसे ही इसको थोड़ा एक बार
पढ़ लेना। सो ये जो आपका जो टॉपिक है, इससे मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये आप लोग प्रिपेयर करना। प्रिपेयर करके कमेंट सेक्शन में आप लोग घर पे ये लिखना, लिख के कमेंट सेक्शन में अपलोड करना। आई विल चेक इट आउट, और यू कैन सेंड इट टू आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज रामानुजन्स इंस्टीट्यूट। वहाँ पे आप लोग ये प्रिपेयर करके ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अपलोड करना। मैं चेक करके देखूंगा कि दिस इज एज पर द requirement of TPSC or not. Okay, what is the question? Highlight the challenge faced by Panchayati Raj institution and possible solution. Very important. That is, what are the challenges, what are the problems faced by the Panchayati Raj institutions in India, and what are the possible solution. 10 marks का within 150 words में ये लिख के सबमिट करना. Okay, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. डेमोग्राफी डिविडेंड, ये आर्टिकल हम जीएस पेपर 2 सेक्शन D2 में जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, दैट इज पॉपुलेशन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं. टीसीएस टीपीएस में इसमें दिस ईयर ये क्वेश्चन आया था. इस टॉपिक से क्या आया था? ब्रीफली डिस्कस द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. देखते हैं क्या है डेमोग्राफी डिविडेंड. Finance Minister Nirmala Sitharaman's interim budget day speech said that a high-powered committee will be constituted to consider the challenges arising from fast population growth and demographic changes. आप लोगों को पता है कि इंडिया अभी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गया बाई सरपासिंग चाइना. सो ये जो हाई पॉपुलेशन है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसको कैसे टैकल करना है, ये इस बजट में पेश मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है. क्या क्या देखते. With the union government repeatedly postponing the decennial census, it has not been conducted for the first time in a decade since 1881. There is no direct evidence to support this statement. आप लोगों को पता है कि हमारा जो सेंसस है जो एवरी आफ्टर 10 years में आता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1881 में बाय लॉर्ड रिपन. उसके बाद वो स्टार्ट होने के बाद जितना भी आफ्टर 10 years हमेशा सेंसस हुआ था, एक्सेप्ट दिस 2021. दिस ईयर 2021 में इस डिकेड में अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. It is evident that the India is now the most populous country, but the sample registration system statistical report in 2020 and the National Family Health Survey 5 2019-21 has shown that the total fertility rate in India has fallen to 2 overall. ये important point है कि कितना अभी TFR rate है. ये मेंस में आप लोग यूज कर सकते हो ये डेटा. With only a few states, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर हैविंग TFR अबव 2.1. एवरेज में क्या है? 2 है, लेकिन ये जो स्टेट है इसमें थोड़ा अभी भी फर्टिलिटी रेट का इशू है, दैट मीन्स थोड़ा ज़्यादा है. तो यहाँ पे इन स्टेट को थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा. क्लियरली द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द काइंड सीन इन द 20th century हैज़ बीन लार्जली अरेस्टेड. 20th century में बहुत ये कंट्रोल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कंट्रोल में ला चुका है ऑलरेडी. द TFR फेल फ्रॉम 5.7 इन 1950 टू 2 इन 2020. जस्ट इमेजिन, 1950 में 5.7 था, अभी ये रिड्यूस होके 2 में आ गया. कितना रिड्यूस हुआ है, जस्ट इमेजिन. द पॉपुलेशन शेयर ऑफ द साउदर्न स्टेट रिड्यूस टू 21% in 2011 from 26% in 1951. ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप लोग मेंस में यूज कर सकते हो. लार्जली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड रिडक्शन इन TFR, ये जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, ड्यू टू बेटर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स एंड एजुकेशन एंड डेस्पाइट हायर माइग्रेशन टू दिस स्टेट. ये किस कारण से ये TFR कम हुआ है? बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के कारण से. ओके, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मेंस में यूज कर सकते हो. नाउ व्हाट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड? क्या है स्टेटस ऑफ इंडियाज डेमोग्राफी? पॉपुलेशन ग्रोथ, ये डेटा है, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है. व्हाट आर द वर्किंग पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, यूथफुल डेमोग्राफी प्रोफाइल क्या है, डेमोग्राफिक कंपैरिजन विद ग्लोबल स्टैटिस्टिक. ये डेटा these data are very important. You should remember it and you can utilize this data while writing your mains paper.
नाउ व्हाट इज डेमोग्राफिक चेंज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डेमोग्राफी? क्या है डेमोग्राफी चेंज? क्या है डेमोग्राफी? इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक चेंज इट अबाउट हाउ ह्यूमन पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम. Clear? It encompasses various aspects like population size, composition, age, ethnicity, gender, and gender distribution. Now, what are the factors affecting demography? क्या क्या है? Natural factor क्या है? Public policy, environmental factor, birth rate, death rate, migration, etc. are the natural factors affecting demography of a nation. Public policy में क्या है? Public policy affect demography in a number of ways. जैसे कि some of the most common areas are family policy, immigration policy, health policy, education policy, economic policy. Environmental factor में क्या है? Environmental factor and demography have a complex interrelated relationship influencing each other in various ways. Factors affecting demography ये आप लोग थोड़ा देख लेना. What are the factors? ये further पॉइंट क्या है, और क्लाइमेट चेंज से कैसे डेमोग्राफिक इफेक्ट होता है, नेचुरल डिजास्टर से, फ्लड से, ड्रॉट से, अर्थक्वेक से, ये आप लोग थोड़ा पढ़ लेना. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, किस किस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, इन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है. ये पॉइंट जस्ट आप लोग याद कर लेना. इसका जो डेमोग्राफी डिविडेंड है और इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजिंग डेमोग्राफी, इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है. ओके, यू पीपल प्लीज गो थ्रू दिस डेटा, गो थ्रू दिस टॉपिक. क्या क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो सकता है लेबर फोर्स में, कंजम्पशन स्पेंडिंग में, फैमिली स्ट्रक्चर में, कल्चरल डाइवर्सिटी में, सोशल अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी में, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना. ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर द इंडियाज डेमोग्राफिक चैलेंजेस. इंडिया का ये डेमोग्राफिक चैलेंजेस क्या क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. देखिए क्या है. अनएम्प्लॉयमेंट इशू. The biggest demographic challenge before the nation is to ensure adequate supply of jobs in line with population growth. According to Forbes, the unemployment rate in 2023 was 10.05%. Demographic जो डिविडेंड का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना टू द यूथ पॉपुलेशन. आप लोगों को पता है इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ये जो यूथ पॉपुलेशन है इनको अगर अच्छे से चैनलाइज नहीं मतलब किया गया ना अभी के टाइम में, सो इन फ्यूचर उनको अगर अच्छा शिक्षा, अच्छा स्किल, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ अगर प्रोवाइड नहीं किया गया तो क्या होगा इन फ्यूचर में? दे विल बिकम बर्डन ऑफ द इकोनॉमी. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन. सो इनको अच्छे से चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है टू टेक द एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड. क्लियर? दूसरा क्या है? लो ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स. द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है इंडिया. आउट ऑफ 191 कंट्रीज इंडिया का रैंक है 132. जेंडर इम्बैलेंस, जो सेक्स रेशियो है वो बहुत किसी किसी स्टेट में बहुत प्रॉब्लम्स्टिक है, बहुत कम है. सो India has a lower number of females compared to males, that is 106 males per 100 females. There is a gap of 6 numbers of person. So it's a huge number when you compare with the huge population. Now healthcare and inequality, educational disparity. So these are the problems faced by the India as of now. What are the solution? क्या solution है? देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे इंडिया इसको कोप अप कर सकता है. इंप्रूविंग एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो मैंने बोला था पहले. डेमोग्राफी चेंजेस इंक्रीज रूरल एंड अर्बन डिवाइड, देयरफॉर पब्लिक स्कूल सिस्टम शुड एंश्योर चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटिंग. ओके. इंप्रूविंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट, हेल्थ केयर को अच्छा करना पड़ेगा सो दैट अ हेल्दी पीपल इज अ वेल्थ फॉर ए नेशन. याद रखना आप लोग, ठीक है. यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, आप लोग थोड़ा ये पढ़ लेना. एंड ये जो टॉपिक है ये अच्छे से इसे नोट आप लोग कॉपी में लिख के रखना सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट इन योर मेन पेपर. ब्रिजिंग, जो जेंडर गैप है, जो वुमेन मैन का जो रेशियो है उसमें जो उसका जो गैप है उसको
रिड्यूस करना, सिचुएशन बेस्ड अप्रोच इन स्टेट्स, दीज आर द सम सॉल्यूशन. Okay, you can use this in your mains answer writing. Now move on to the next topic, that is a sunshine initiative. We can connect this topic to our GS paper 4, that is infrastructure, section D 4, that is infrastructure के साथ इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. What is the topic? देख लेते एक बार. A sunshine initiative. Finance Minister Nirmala Sitharaman's interim budget day speech reiterated a plan by Prime Minister Narendra Modi to supply power to 1 crore household in the country using rooftop solar panel. That means सबके घर में nearly 1 करोड़ घर पे क्या करेंगे, ये रूफटॉप जो है सोलर पैनल लगाएंगे. उससे क्या होगा, सन्स जो हमारा जो सन है उससे जो रे आएगा वो कलेक्ट होगा and it will further converted into electricity. Okay, this would help household to save rupees 15,000 annually, the minister claimed. Under this scheme, the household that have a monthly electricity consumption of less than 300 units a month will be able to install a mid-size system with the government bearing the expense. This could mean a minimum outlay of rupees 1 lakh crore. That means जिस घर पे आपका जो कंजम्पशन है वो अगर हर महीने 300 यूनिट से कम है तो दे विल बी एलिजिबल टू इंस्टॉल दिस रूफटॉप सोलर पैनल. ओके, सो दिस इज द आर्टिकल. मेनली जो रूफटॉप सोलर पैनल है उसको लेके है. ये आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक है उसके साथ कनेक्ट कर सकते कि लाइक हाउ टू कंट्रोल द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो उसमें आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखिए. एन उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल माल न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम लोग जो हेल्थ जीएस पेपर 4 में जो हेल्थ सेक्शन करके एक टॉपिक है, सेक्शन D 3 में सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट इज हेल्थ, उसमें हम इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, क्या है देखते हैं इस टॉपिक में. Uttar Pradesh is a remarkable example of the importance of women's empowerment in tackling malnutrition by supporting community-based micro-enterprise led by SHGs, that is self-help group. These enterprises produce fortified and nutritious food for pregnant, breastfeeding mothers and children provided as take-home ration through the ICDS program. क्या है देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी भी इंडिया में मालन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम चल रहा है. तो इसको टैकल करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो कि त्रिपुरा में भी है, इंडिया में हर जगह पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको यूटिलाइज करके कि बिल्कुल जो नीडी पीपल है जिनको चाहिए ये स्कीम और ये बेनिफिट, उनको घर में ये रीच आउट करना, कैसे करना है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है. इसको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को यूटिलाइज करके ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया है. ये इनका जो इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका जो आउटकम था दैट इज़ रिमार्केबल. ओके, सो यू कैन यूज दिस केस स्टडी एज इन योर मेंस एग्जाम की कैसे हम लोग ये टैकल कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन को. यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश कि उत्तर प्रदेश ने कैसे एग्जाम्पल सेट किया है माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने के लिए. मोर ओवर ये जो आपका जो मेंस में जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ICDS एज ICDS सुपरवाइजर जो TPS से कंबाइंड दे रहे हैं कि क्या कैसे कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन को टैकल. सो यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ उत्तर प्रदेश मॉडल कि कैसे SHG ग्रुप्स को यूटिलाइज करके माल न्यूट्रिशन को टैकल किया जा रहा है. ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, इससे नोट बना लेना. ओके, एंड ये आप मेंस में भी ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो. ये था आज का जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का जो टॉपिक है रिगार्डिंग आवर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. आई थिंक ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा अगर आप रेगुलर हमारा ये यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं. ठीक है, तो हम लोग हर वीक में ये करंट अफेयर्स फ्रॉम वेरियस आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस,
त्रिपुरा टाइम्स, त्रिपुरा ऑब्जर्व वर्ग में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हम लोग डिस्कस करेंगे. दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, मैं आप लोगों को एक बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना विथ योर फ्रेंड्स and don't forget to subscribe our YouTube channel. More importantly, Ramanujan's Institute is providing offline and online coaching for this TCS, TPS and TPSC, banking, TED. Our new batch is going to start from first week of April. So those who are interested, you can enroll. Okay, you can call us by calling in this number, that is 9233055685. Okay, our executive will help you out if you're interested in online or offline classes. Okay, so that's all about today's lecture. See you soon.